हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ओशिनोग्राफी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या स्लेट की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये आपका ज्योग्राफी का एक बेसिक यहाँ पे है जो समुद्र विज्ञान से संबंधित है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि समुद्र विज्ञान से रिलेटेड जो आपका जीएस के प्रश्न आते हैं, जैसे कटक हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई, ये तो इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो नेट के पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, यानी जो भी सिद्धांत हैं इससे संबंधित, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ज्वारभाटा को भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, सब नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराए गए हैं या पेड कोर्स वालों को, वहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सब उससे सॉल्व हो जाएंगे, नोट्स यदि आपने पढ़ लिया होगा तो। यहाँ पे पहला प्रश्न है जो हमारे लिए कि सागरीय कटक, ये देखिए कारक जो लिखा है ये कटक है और इधर महासागर दिया है। तो अक्सर प्रश्न ये दे देता है कि कौन सा कटक किससे है, ये मिलान करने के लिए। तो देखिए डॉल्फिन है, स्कॉसिया, सेंट पॉल और एल्बाट्रॉस। और इधर दिया है कि दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। तो देखिए जो डॉल्फिन चट्टानें हैं या डॉल्फिन जो कटक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, डॉल्फिन नोज नामक एक चट्टानें होती हैं, वो कहाँ पे हैं, आपका आंध्र प्रदेश के जो तटीय पार्ट है वहाँ पे। और इसी में आपका जो विशाखापत्तनम बंदरगाह बनाया गया है, यहीं बनाया गया है डॉल्फिन नोज नामक चट्टानों पे। ठीक, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और डॉल्फिन और चैलेंजर दो कटक हैं। तो जो डॉल्फिन कटक है ये आपका अटलांटिक महासागर के उत्तरी वाले पार्ट में है और चैलेंजर आपका दक्षिणी वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे डॉल्फिन आपका संबंधित हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, स्कॉसिया ये आपका दक्षिणी अटलांटिक, सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक होता है, ये भी आपका किससे है, ये आपका दक्षिणी हिंद महासागर से है। एल्बाट्रॉस का ये पठार भी कहा जाता है, तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में, स्कॉसिया आपका दक्षिणी अटलांटिक में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, गर्त का मिलान करना है। यहाँ पे सुंडा गर्त कहाँ पे है, तो जो सुंडा गर्त है ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में है। ठीक, इंडोनेशिया के पास है। मैरियाना गर्त, तो जो मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा ट्रेंच है, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। वैसे तो इसका जो मेन प्रॉपर लोकेशन है ये मध्य प्रशांत में आता है, लेकिन दो पार्ट में यदि केवल उत्तर दक्षिण किया जाए तो ये ऑलमोस्ट आपका नॉर्थ वाले में आ जाएगा। ठीक, प्यूर्टो रिको गर्त, तो प्यूर्टो रिको आपका मध्य आंध्र महासागर या अटलांटिक में पाया जाता है। और आटाकामा गर्त, आटाकामा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक, कहीं पे किसी प्रश्न में कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा। ठीक, तो हो सकता है कि ये मानवीय भूल होती है कुछ न कुछ, तो एक आध प्रश्न में यदि कोई समस्या हो जाएगी तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, वहाँ पे हम आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देंगे जो भी आपकी समस्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए महासागरीय गर्त और अवस्थिति के बारे में बात करें तो गर्त में आपका टोंगा गर्त दिया है। तो टोंगा गर्त कहाँ पे है, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है टोंगा। चैलेंजर गर्त, ये चैलेंजर कटक भी है। तो चैलेंजर जो है ये आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया है, टोंगा गर्त कहाँ पे है, टोंगा गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत में। चैलेंजर, तो चैलेंजर ये गर्त है, चैलेंजर गर्त आपका उत्तरी प्रशांत में, मेरियाना के पास।
और चैलेंजर कटक है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक, ये आपका कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। रोमांसिक अर्थ, तो रोमांसे जो गर्त है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक में है। नरेश, तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो सही उत्तर है ये है पराशल द्वीप। कौन सा द्वीप? पराशल द्वीप, जिसे आइल ऑफ मैन द्वीप जो है लवण संसाधनों के लिए जाना जाता है। सॉरी, ये पराशल नहीं बल्कि आइल ऑफ मैन है। आइल ऑफ मैन द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, जो कि यूके में स्थित है, यानी यूनाइटेड किंगडम में, यूके इंग्लैंड में। ठीक, पराशल द्वीप नहीं है, ये आइल ऑफ मैन है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा आर्कटिक महासागर में स्थित है? तो कौन सा द्वीप आर्कटिक में है? बैफिन, हिस्पानियोला, जावा, क्यूबा। तो कौन सा द्वीप आर्कटिक महासागर में है? तो यहाँ पे देखिए, जो बैफिन है या हिस्पानियोला है, क्यूबा अब कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है आपका। जावा कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। ठीक, बैफिन द्वीप जो है ये यहाँ पे आर्कटिक के पास है, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे कुछ और नाम से भी इसे जाना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्रों में जो लहरें होती हैं यानी सर्किस होती हैं, किन कारणों से विकसित होती हैं? तो जो समुद्र में लहरें मौसमी प्रभाव से, चक्रवाती, ज्वालामुखी या सभी प्रभावों से। तो देखिए, जो लहरें उठती हैं तो आपका मौसमी प्रभाव से भी, चक्रवाती से, उसके घर्षण की वजह से भी उठती हैं, ज्वालामुखी प्रभाव से भी उठती हैं। तो इसमें सही उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला है, भूमि से समुद्र तट तक बेलांचल में निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है? तो जो अनुक्रम इसमें सही है वो आपका बेलांचल, यानी कि समुद्र तट तक बेलांचल में जो स्थित है, या भूमि से समुद्र तट तक पूछ रहा है। तो ये हमने आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने कराया है। तो ये आपका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। पहले होता है इसमें पश्च तट, फिर अग्र तट, फिर निकट तट, फिर अपतट। ठीक, ये पूरा इसका नाम होता है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चैलेंजर कटक है, किससे संबंधित है? तो ये आपका उत्तरी प्रशांत चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर से है। सुंडा गर्त, ये देखिए इधर क्या है, गर्त ही दिया है। तो सुंडा आपका कहाँ पे है? सुंडा उत्तरी हिंद महासागर में है, सही है, मिलान है। बोल्डिविया यहाँ पे दिया दक्षिणी प्रशांत में, तो ये भी आपका सही है। टुंगा गर्त, टुंगा जो है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत में है, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है, सुमेलित नहीं है। अगला है, तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी तट से सागर के गहरे भाग की ओर जब जाया जाता है तो जो निक्षेप है उसका क्रम कौन सा है? मृतिका, पंख, रेत और गाद, इसका जो क्रम है ये क्या होगा? तो ये देखिए, हमने उसमें आपका निक्षेप में ओशिनोग्राफी में आप देखिएगा तो वहाँ पे हमने इसको कराया है। अब ये प्रश्न आपके लिए है, आप नोट्स से देख के इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक, ये आपको बताना है, नोट्स से देखिए, वहाँ पे हमने कणों का व्यास भी प्रॉपर लिख दिया है। अगला, अंतरसागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरसागरीय कंदराओं से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और अधोलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है कि जो अंतरसागरीय कंदरा होती है, तो जो अंतरसागरीय कंदरा होती है ये लंबी, सकरी और गहरी घाटियाँ हैं। ठीक, ये यहाँ पे राइट है, अंतरसागरीय कंदराएँ लंबी, सकरी, गहरी घाटियाँ होती हैं। दूसरा दिया है, ये अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों पर पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों में नहीं बल्कि मग्न तट के आसपास ये बनती हैं। महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पे ये इनका निर्माण होता है।
अगला, ये दंतुरित तटों के सहारे अधिक पाई जाती हैं। जी नहीं, ये आपका कैनियन, इसे कैनियन भी कहा जाता है, अंतःसागरीय कंदरा या कैनियन भी कहा जाता है। डेविस और रिटर और डेली का ये मानना था कि जो तट की ओर तेज चलने वाली तीव्र हवा है वह तट के पास अपार जल राशि एकत्रित हो जाती है, और जिसमें क्या होता है, जो पंख या कीचड़ वगैरह मिले होते हैं तो यहाँ पे इसका निक्षेप भी इसी में ज़्यादा हो जाता है, तो ये पंख तरंग कहते हैं, या तरंगों के द्वारा अंतःसागरीय कंदराओं का भी निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो स्टेटमेंट हमने बोला कि डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति के लिए पंख तरंगें ही उत्तरदायी होती हैं। ठीक, ये आपका राइट है। डेविस का यही मानना था, रिटर ने भी माना, डेली ने भी माना, ठीक, कि पंख तरंगों की वजह से अंतःसागरीय कंदराओं का निर्माण होता है। तो इसमें 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है। अभिसरण का उदाहरण है, अपसरण का, कटान का, सागर नितल प्रसरण का। तो यहाँ पे देखिए अभिसरण तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक दूसरे की तरफ चट्टानें आती हैं। यहाँ पे क्या है, मध्य अटलांटिक जो कटक का निर्माण हुआ है, यानी मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हुआ है, इसमें क्या है, चट्टानें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे वाला लावा ऊपर आया, यहाँ पे जमा होके रचनात्मक प्लेट किनारा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड नंबर राइट हो गया। ठीक, दूसरा सही है। अगला है कटान का, ये है तो कटान से संबंधित नहीं है बल्कि सागर नितल का विस्तार से संबंधित, सागर नितल प्रसार भी यहाँ पे हुआ। तो सही उत्तर आपका 2 और 4 सी। महाद्वीपीय मग्नतट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, तो यानी कि ये कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्नतट की जो समान गहराई वाली या औसत गहराई वाली रेखा कौन सी है, तो 100 मीटर पे है, 200, 300 या फिर 350। तो यहाँ पे देखिए जो ये औसत गहराई वाला है ये 100 फैदम होता है महाद्वीपीय मग्नतट का। तो 100 फैदम बराबर होता है लगभग आपका ये 200 मीटर के आसपास ये आएगा। ठीक, तो औसत ढाल जो इसका होता है वो लगभग 1 से 3 डिग्री के आसपास होता है इसका ढाल। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो नंबर आपका बी। नेक्स्ट है, एक ज्ञात स्तर के ऊपर भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों अथवा गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करने का माध्यम क्या होता है? हिप्सोमेट्रिक कर्व, लॉरेंज कर्व, एस कर्व या फिर बारंबारता कर्व या वक्र दिया है। तो एक ज्ञात स्तर के ऊपर जो भूभाग की विभिन्न ऊंचाई और गहराई है उसको उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए हिप्सोमेट्रिक वक्र का उपयोग किया जाता है। अगला है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आपका सेम दे दिया गया है, और हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में हमने बताया। आगे हिप्सोमेट्रिक कर्व से रिलेटेड कुछ अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा निम्न में से क्या दिखाया जाता है? टेम्परेचर, वर्षा, उच्चावच या दूरी। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा आपका उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, डेटम रेखा क्या होती है? जो डेटम लाइन आपका समोच्च रेखा, तट रेखा, औसत समुद्र तल या 2 देशों की सीमा रेखा। जो डेटम रेखा होती है ये आपका औसत समुद्र तल वाली रेखा ये कही जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अगाध सागरीय या पैलेजिक मछली नहीं है? पैलेजिक यानी कौन सा अगाध सागरीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो पिलकार्ड है ये आपका अगाध सागरीय या पैलेजिक मछली के अंतर्गत नहीं होता, बल्कि ये आपका अगाध सागरीय यानी गहरे सागरीय क्षेत्रों में नहीं, बल्कि ये छिछले सागरों या तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती पिलकार्ड मछली। जबकि कार्ड, फ्लाउंडर्स और हेलीबैट ये सभी आपका गहराई में पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने % होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग है वो लगभग 81% है, 19% ही यहाँ पे स्थलीय भूभाग है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला, चैलेंजर अभियान के तहत महासागरों में 50 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जल की सतह का जो टेम्परेचर था वो 12.94 सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 सेल्सियस पाया गया। चैलेंजर अभियान के तहत ये पूछ रहा है कि 50 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या ये पाया गया? तो इसमें देखिए कौन सा दे रहा है कि पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, या पहला कथन
गलत है, दूसरा सत्य है। इस तरह से तो यहाँ पे देखिए कि जल की सतह का जो टेम्परेचर मापा गया था उस समय 50 से लेकर 60 डिग्री के बीच, तो ये टेम्परेचर था 8.94 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और जो गहराई पे टेम्परेचर मापा गया था तो लगभग आपका 4.81 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो यहाँ पे आपका दोनों रंग हो जाएगा, ठीक। अगला है केमान प्यूर्टो रिको साउथ सैंडविच खाई या गर्त किस महासागर में हैं? तो ये आपका प्यूर्टो रिको, केमान गर्त, ये सभी आपके कहाँ पे हैं? अटलांटिक महासागर में हैं। अटलांटिक महासागर में लगभग 19 गर्त के आसपास पाए जाते हैं जिनकी गहराई 3000 फैथम से अधिक है। प्यूर्टो रिको, केमान, नेरेस और रोमांस गर्त यहाँ के प्रमुख हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है कि महाद्वीपीय मग्न तट का जो औसत ढाल होता है 5 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक होता है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं। अब देखिए ये आपका महाद्वीपीय मग्न तट का जो ढाल है अभी हमने जस्ट बताया 1 से लेकर 3 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे ये आपका रंग हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने के पास चौड़े होते हैं, ये राइट है, ठीक। अंतःसागरीय कंदराएँ सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं। तो जो अंतःसागरीय कंदराएँ हैं ये महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर नहीं मिलती हैं, बल्कि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल के आसपास ये देखी जाती हैं, उन्हीं के बीच ये पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका केवल 2 राइट है। निम्न में से कौन 300 से लेकर 1000 मीटर गहराई पे जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? आप देखिए ये हमने आपको कराया भी है और नोट्स में आपको दिया है, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे इसको। तो सभी हेलोक्लाइन भी है, पाइकोक्लाइन भी, आइसोक्लाइन भी, इकोक्लाइन भी है, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई में घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है वह आपका है पाइकोक्लाइन, ठीक। क्या है? पाइकोक्लाइन है, ये घनत्व को दर्शाता है। और ताप प्रवणता के बारे में आप तो जानते ही हैं। और आइसोक्लाइन क्या होता है? तो चुंबकीय नति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्लाइन कहा जाता है। और महाद्वीपीय जल के जो लगभग आपका 100 से लेकर 400 मीटर के नीचे जो टेम्परेचर में गिरावट की बात करता है तो उसे बोला जाता है थर्मोक्लाइन, ठीक। और हेलोक्लाइन क्या होता है? ये उसकी लवणता की बात करता है। अगला है महासागरीय तल के लक्षण और संबंधित महासागर। तो अल्बाट्रास का जो पठार है कहाँ पे है? तो अल्बाट्रास का पठार आपका ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। टेलीग्राफी का पठार, टेलीग्राफी आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, तो ये आपका हिंद महासागर में है। क्यूराइल गर्त ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अगला है पाइकोक्लाइन का संबंध महासागर से डॉट किससे है? लवणता, घनत्व, तापमान या निक्षेप। तो जस्ट अभी आपने देखा कि पाइकोक्लाइन का संबंध किससे था, तो पाइकोक्लाइन का हमने डिटेल भी किया था, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह घनत्व से संबंधित है। किससे है? घनत्व से संबंधित, यानी 300 से लेके 1000 मीटर गहराई के घनत्व में जो तीव्र परिवर्तन होता है उससे संबंधित है। अगला है द्वीप की या ये एटॉल की आकृति वृत्ताकार होती है। तो कथन दिया है कि एटॉल की आकृति जो है वो वृत्ताकार होती है। कारण दिया है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एटॉल की आकृति होती है क्या? अर्धवृत्ताकार टाइप की होती है। तो ये आपका राइट है। प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है उसके निकट एटॉल, जैसे आपका फिजी एटॉल हो गया, कैरोलाइन द्वीप है, या कुक एटॉल है, एलिस द्वीप है और फुनफुनाटी एटॉल है, ये सभी एटॉल वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। जो आपका दूसरा दिया है कि ये प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई पे पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। ये भी आपका उसके कथनों में जब आपने देखा था कि साक्ष्य की बात हम लोग कर रहे थे तो वहाँ भी ये आपका संबंधित था। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं।
अगला बेलाप्रति निक्षेप में शैवाल या काई से निकाले गए पदार्थ या निकाले पदार्थ होते हैं, अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, नीला पंख या उज सिंधु पंख या लाल पंख या प्रवाल पंख। तो जो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि बेलाप्रति निक्षेपों में शैवाल से निकाले गए अधिकांश तरल पंख होते हैं लाल पंख। ठीक, नेक्स्ट है समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत या सही जो रेंज है वो क्या होता है समुद्री लवणता का। तो जो सही रेंज है ये आपका 34 से लेके 37 के आसपास होती है। कितने से? 34 से लेके 37 के आसपास होती है। उच्चतम लवणता कहाँ पे देखी जाती है? तो उच्चतम लवणता 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, या 10 डिग्री और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच, या 15 से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, या 20 से 25 नॉर्थ के बीच। तो जो आपका उच्चतम लवणता है ये 15 से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच देखी जाती है। अगला है महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्न में से किस कटिबंध में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो लवणता की मात्रा है भूमध्य रेखी, आयनवर्ती, शीतोष्ण कटिबंधी या उच्च ध्रुवीय। तो सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा ये उच्चतम जो लवणता देखी जाती है ये आयनवर्ती जो कटिबंध होता है वहाँ पे देखी जाती है। ठीक, जबकि भूमध्य रेखी प्रदेशों में क्या होता है, वर्षा हो जाती है, जिससे वहाँ की जो लवणता है वो पूरा मैनेज कर लेता है। यही कहानी आपका शीतोष्ण कटिबंध में उतना ज़्यादा वहाँ पे वाष्पीकरण भी नहीं हो पाता, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी वही होता है। ठीक, निम्नांकित में से सबसे गर्म सागर कौन से हैं? सबसे गर्म सागर लाल सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर, जापान सागर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर जो है आपका सर्वाधिक गर्म सागर है, क्योंकि ये आपका उष्णकटिबंधीय सागरों से ही घिरा होता है। और लाल सागर में जो जल का अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। नेक्स्ट है महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं अटलांटिक में, प्रशांत में, हिंद में या आर्कटिक में। तो महासागरों में जो सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं ये आपका इंडियन ओशन में रहते हैं। कहाँ पे? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन धाराओं को क्या कहा जाता है? जो जल के घनत्व के अंतर की वजह से जो धाराएं गतिमान होती हैं तिन्हें बोला जाता है थर्मोक्लाइन धाराएं। क्या बोला जाता है? थर्मोक्लाइन धाराएं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल नीचे बैठ जाता है और जल जब एकत्रित होता है तो दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है और पानी के घनत्व में भी अंतर महासागरीय जलधाराएं या अर्धज्वार की गति प्रभावित हो जाती है और इन धाराओं को ये थर्मोक्लाइन करंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य स्पष्ट करता है? तो महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ये बात यहाँ पे आपका सत्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक, तापमान पर महासागरीय जल और वायु के अंतर के बारे में यही है कि ये 800 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है मृत सागर में लवणता बहुत कम होती है। मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा होती है वांजल के बाद। तो ये रंग हो गया। मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ वाष्पीकरण उच्च, अवक्षेपण निम्न और अपवाह आंतरिक होता है। तो ये आपका राइट है। मृत सागर की लोकेशन आप जानते ही हैं, जॉर्डन। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए सी वाला राइट है, ये गलत है और आर सही है। अभी कथन दिया है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। तो बात सही है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो लवणता होती है वो कम होती है, ये राइट है। भूमध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं उनकी विशेषता भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है, इसलिए लवणता कम होती है, ये आपका राइट है। और स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि वर्षा की वजह से लवणता कम हो जाती है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। लहरों का प्रभाव कौन सा कथन सही है? लहरों की है, लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। तो ये आपका सही है, क्योंकि उस सरफेस पे ही लहरें ज़्यादातर इसका प्रभाव देखा जाता है। और नेक्स्ट है कि 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। ये भी आपका सही है कि ज़्यादा गहराई पे जब आप देखेंगे तो समुद्र का जल वहाँ पे शांत मिलेगा।
ठीक। नेक्स्ट है कि लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे को द्रोणी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी आपके सही उत्तर प्रदर्शित करते हैं। अगला है समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है, तो लवणता और तापक्रम से, संपीड़ितता और संवहन से, उपर्युक्त सभी कारकों से या किसी में से नहीं। तो समुद्री जल का जो घनत्व है वो डिपेंड करता है लवणता टेम्परेचर पे भी, संपीड़ितता और संवहन पे भी, यानी दोनों पे। अगला है निम्न में से कौन सी लवणता की या लवण की सघनता के बढ़ते हुए क्रम में है। तो सर्वाधिक लवणता, फिर उसके बाद कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसमें कौन सा है ऐसा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपके पास है इसमें है कि लाल सागर। तो जो सर्वाधिक लवणता के संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि लवणता की सघनता बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, लाल सागर का है। ठीक, लाल सागर से कम यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर आर्कटिक सागर, फिर बाल्टिक सागर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक, ये आप नोट्स में देखेंगे, वहाँ पे लवणता का क्रम लिखा भी गया है, सबका मैंने लिखा है वहाँ पे। कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है, ग्लोबरिजीना, सिल्ट, रेडियोलैरियन या लाल चीका। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, गहन सागरीय निक्षेप में आपका सिल्ट नहीं है। ग्लोबरिजीना और रेडियोलैरियन ये आपके कार्बनिक निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। ग्लोबरिजीना ये चूना प्रधान ऊज है, जबकि रेडियोलैरियन सिलिका प्रधान ऊज होता है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, हैरिस हैं, एरी, वेलवेल या फिर लाप्लास। तो सही उत्तर आपका विलियम वेवेल है और इन्होंने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है ज्वारभाटा से संबंधित। संतुलन सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने संतुलन दिया था। और गतिक सिद्धांत, गतिक आपका लाप्लास का है। नहर सिद्धांत जो है एरी का है, एरी का नहर सिद्धांत है। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का है, हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादन करता हैं डेली महोदय। ठीक, डेली ने 1915 में इसका प्रतिपादन किया, जबकि डार्विन 1857 में प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया डार्विन का। मरे ने स्थिर स्थल सिद्धांत दिया। ठीक, और डेविस महोदय का तो आप जान ही रहे हैं, अपर्दन चक्र सिद्धांत है। नेक्स्ट है धाराएं और उसका मिलान करना है। इरमिंगर धारा है, अगुलहास है, अल्यूशियन है, फॉकलैंड है। तो इरमिंगर धारा कहाँ पे चलती है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक में। अगुलहास तो हिंद महासागर की है, अगुलहास। अल्यूशियन ये आपका प्रशांत महासागर की है। और फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक के पास है, ये फॉकलैंड ड्रिफ्ट। दक्षिणी दोलन कहा जाता है, तो दक्षिणी दोलन किसे कहा जाता है, सदर्न ऑसिलेशन। ये देखिए आपका क्लाइमेटोलॉजी में दक्षिणी दोलन को सर ने कराया है, वो आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशांत महासागरीय वायुभार और हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑसिलेशन कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एल नीनो या एल नीनो धारा प्रकट होती है। एल नीनो कहाँ पे दिखती है, कहाँ पे प्रकट होती है, तो पेरू की तट पे या पेरू के तट पे यहाँ पे देखी जाती है। और ये भी देखिए कराया है सर ने, तो वहाँ से आप देख लीजिए, हमने भी आपका नोट्स में दिया है और सिद्धांत दिया है, विद्वान दिया है, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति है प्रवाल भित्ति से संबंधित, ज्वार भाटा से संबंधित और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित।
ठीक। तो यहाँ पे जो आपका है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास हो गए, प्रवाल भित्ति से संबंधित, तो प्रवाल भित्ति से आपका डार्विन महोदय हैं, ज्वार भाटा से वेवेल हैं, शीतोष्ण चक्रवात जे बर्कनीज। अगला है दो ज्वारों के बीच जो समयांतर होता है वो कितना होता है। दो ज्वारों के बीच समयांतर कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट होता है। और नेक्स्ट है लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय 1 महीने में 1 बार, 1 सप्ताह में 2 बार। तो जो लघु ज्वार है ये आपका अर्धचंद्र के समय प्रकट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है, सूर्य, चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण या सूर्य और चंद्रमा दोनों। तो ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कारण है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की आकर्षण शक्तियों के कारण ही यहाँ पे ज्वार भाटा आता है। प्रोग्रेसिव वेव थियरी ऑफ टाइड्स के प्रतिपादक, प्रोग्रेसिव वेव थियरी ऑफ टाइड्स के प्रतिपादन कौन किया, तो ये आपके विलियम वेलविल हैं, वही आपका तरंग सिद्धांत जो बात किया गया, ठीक। जबकि डेली का है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, और मोबाइल अर्थिंग की एक बुक है 1926 में, उसमें उन्होंने लिखा है। डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो जलस्तर में औसत अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ज्वारीय रेंज। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जलस्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज कहा जाता है, परास कहा जाता है। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है, जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है, तो वाष्पीकरण से पहले आपका क्या होगा कि टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी ऊष्मा आती है उसके बाद आपका वाष्पीकरण होता है, ठीक। मेघ अवक्षेपण, संघनन, ये सभी बात की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपका टेम्परेचर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने 50 प्रश्नों को देख लिया है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो कमेंट में बताइएगा, आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।